तो यूनिट 3 में जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसमें थर्ड टॉपिक आता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट, जब भी कोई न्यू स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है, बनता है, तो अगर उसकी एग्जिस्टेंस को जो ऑलरेडी स्टेट बने हुए हैं, ऑलरेडी स्टेट का मतलब ऑलरेडी कंट्री बनी हुई है, उसको एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर लेती है, मान लेती है कि हाँ ये भी एक नया स्टेट है, इसको भी हम कंट्री कंसिडर करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। इसमें सबसे पहले एक कन्वेंशन आती है जो है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933। इस कन्वेंशन में 4 क्वालिफ़िकेशन बताई गई थी किसी भी कंट्री को, अगर कंट्री को एग्जिस्टेंस में आना है तो कम से कम उसमें ये 4 क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहली है उसकी एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, एक उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उस नेशन के पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अदर नेशंस, अदर स्टेट के साथ रिलेशंस को में एंटर कर सके। तो अगर ये 4 क्वालिफ़िकेशन कोई भी स्टेट पजेस करता है तो वो स्टेट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इस कन्वेंशन का नाम भी याद रखना है, ईयर याद रखना है, और ये चारों जो इसकी क्वालिफ़िकेशंस थी ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें आती हैं थ्योरीज़ ऑफ रिकॉग्निशन। तो 2 मेन थ्योरीज़ हैं स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और एक है डिक्लेरेटरी, या फिर इसको हम एविडेंटरी थ्योरी भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में क्या होता है, अगर कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट एग्जिस्टेंस में आना चाहता है तो उसको एग्जिस्टेंस तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक दूसरे स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर लेते। जब तक दूसरे स्टेट्स, जो दूसरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ हैं, वो ये नहीं बोल देती कि हाँ हम इस नए स्टेट को भी इसको अब कंट्री मानने लगे हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी थी, इसमें अदर स्टेट्स का रिकॉग्निशन चाहिए होता है जो भी न्यू स्टेट अगर एग्जिस्टेंस में आना चाहते हैं। इस थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो है हीगल, एंजिलोटी और ओपिनहम। तो इस थ्योरी का मतलब, और इन 3 जो जूरिस्ट हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ये याद रखते हैं और यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फिर जो सेकंड इसमें थ्योरी आती है वो है डिक्लेरेटरी थ्योरी, या फिर इसको एविडेंटरी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स होते हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई भी स्टेट, वो 4 जो हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, अगर वो ये पजेस करता है तो फिर उसको अपने आप में ही स्टेट मान लिया जाता है। वो अपने आप को स्टेट खुद से ही डिक्लेयर कर देता है और ये अपने आप में ही एविडेंट है कि हाँ वो जो नई कंट्री है वो अब एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। उसको दूसरी कंट्रीज़ का रिकॉग्निशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इस थ्योरी को जो सपोर्ट करते हैं उन जूरिस्ट का नाम है हॉल, फिशर, बरेली, ब्रेडली और पिट कॉर्बेट। तो ये 4 जूरिस्ट इस कॉन्स्टिट्यूटिव, डिक्लेरेटरी और एविडेंटरी थ्योरी के सपोर्टर हैं, और हीगल, एंजिलोटोली और ओपिनहम ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के सपोर्टर हैं। तो इसमें ये जूरिस्ट के नाम ही पूछे जाते हैं और पूछा जाता है ये जूरिस्ट कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते थे। देन देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन क्या होते हैं। तो 4 टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन हो सकते हैं। सबसे पहले है एक्सप्रेस रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब कोई भी स्टेट किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ करेगा दूसरे स्टेट को, एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया जा सकता है। पब्लिकली वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे या पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये वाले जो नया स्टेट बन रहा है इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो इसमें तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर लेना। दूसरा होता है इम्प्लाइड रिकॉग्निशन। इसमें कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो पुराने स्टेट्स हैं वो कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं अपने आप से ही, जिससे कि वो मान लेते हैं कि जो न्यू स्टेट है वो उसका रिकॉग्निशन वो मान लेते हैं। जैसे कि वो नए स्टेट के साथ ट्रेड में आ जाएंगे, उनके साथ ट्रीटीज़ में, कन्वेंशंस में एंट्री करना शुरू कर देंगे, लेकिन कोई भी पब्लिकली वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं, बस कुछ ऐसे एक्ट करते हैं जिससे कि वो अपना रिकॉग्निशन शो कर देते हैं। थर्ड आता है इसमें कंडीशनल रिकॉग्निशन। जैसे नाम से ही क्लियर है, ये रिकॉग्निशन दिया जाता है उस कंट्री को, रिकॉग्निशन तो दे देंगे लेकिन वो थोड़ा टेम्पररी होता है कि अगर तुम ये कंडीशंस को फुलफिलमेंट करोगे तभी तुम्हें कंप्लीट रिकॉग्निशन दिया जाएगा, वरना नहीं। तो ये आता है कंडीशनल रिकॉग्निशन में। इसके नेक्स्ट जो आता है वो है प्रीमेच्योर या फिर प्रिसिपिटेट रिकॉग्निशन। ये बेसिकली उन कंट्रीज़ को दिया जाता है जो रिवोल्ट के थ्रू आई हैं, जिनमें सारे एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं स्टेटहुड के, रिवोल्ट से बनी होती हैं। तो एक तरीके से ये भी एक प्री मैच्योर, मतलब ये भी एक तरीके से कंडीशनल रिकॉग्निशन में आता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली उन कंट्रीज़ को दिया जाता है जो रिवोल्ट के थ्रू फॉर्म होती हैं। फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन में यही 4 थे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इस टॉपिक के अंदर वो है मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो हमारे 2 काइंड्स के रिकॉग्निशन आते हैं, डी फैक्टो रिकॉग्निशन एंड डी ज्यूरे रिकॉग्निशन। तो जो डी ज्यूरे रिकॉग्निशन होता है ये एक परमानेंट रिकॉग्निशन होता है, मतलब कि सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टेटहुड के लिए वो कम्प्लीटली फुलफ़िल कर रहा है स्टेट, तो उसको डी ज्यूरे रिकॉग्निशन दे दिया जाता है। और ये डी ज्यूरे रिकॉग्निशन जब एक बार मिल जाता है तो इसको दोबारा से रिवोक या विड्रॉ नहीं किया जा सकता, अनकंडीशनल होता है और ये इररिवोकेबल भी होता है। फिर जो इसमें सेकंड आता है वो है डी फैक्टो रिकॉग्निशन। डी फैक्टो रिकॉग्निशन में एक तरीके से प्रोविजनल और कंडीशनल होता है,
और ये टेम्पररी दिया जाता है कुछ कंडीशंस के फुलफिलमेंट पे, और वो अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाता है कोई स्टेट, तो ये इस वाले जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है उसे दोबारा से विड्रॉ भी किया जा सकता है। ये जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन, डी ज्यूरे रिकॉग्निशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि, तो इसलिए इसका एक बार डिफरेंस और देख लेते हैं। डी फैक्टो रिकॉग्निशन जैसा हमने पढ़ा, ये प्रोविजनल नेचर का होता है, और जो डी ज्यूरे रिकॉग्निशन है ये कंप्लीट रिकॉग्निशन माना जाता है, अनकंडीशनल होता है। ये डी फैक्टो कंडीशनल होता है, इसको विड्रॉ किया जा सकता है। जो डी ज्यूरे है वो फाइनल है और इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। कोई न्यू स्टेट रिवोल्ट के थ्रू फॉर्म होता है तो उसे डी फैक्टो रिकॉग्निशन दिया जाता है। अगर कोई स्टेट पीसफुल तरीके से एग्जिस्टेंस में आता है तो उसे डी ज्यूरे रिकॉग्निशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है। जिस भी स्टेट को डी फैक्टो रिकॉग्निशन मिलता है वो कंप्लीट तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन में एंटर नहीं कर सकता अदर स्टेट के साथ, लेकिन अगर किसी को डी ज्यूरे रिकॉग्निशन मिलता है तो वो कंप्लीट तरीके से दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशंस में एंटर हो सकता है। नेक्स्ट फिर यही कि फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ नहीं ग्रांट की जाती हैं ऐसे स्टेट को जिनको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, बट डी ज्यूरे में कम्प्लीटली उसको कंप्लीट फुल इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं। और लास्ट है जो डी फैक्टो रिकॉग्नाइज स्टेट हैं वो इलेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपनी कंट्री के अंदर जो है उसके उस पर तो उनका कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन जो एक्स्ट्रा टेरिटरीज उनकी कंट्री की टेरिटरीज़ के बाहर उनके पास वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। बट डी ज्यूरे रिकॉग्निशन में ये राइट भी दिया जाता है कंट्रीज़ को। तो इसमें एक देखना था, मेन यही है कि डी फैक्टो टेम्पररी और कंडीशनल होता है, डी ज्यूरे परमानेंट और अनकंडीशनल होता है, जिसको जो कि बाद में जाके रिवोक नहीं किया जा सकता। फिर इसके कुछ केस लॉज भी आते हैं, जैसे फर्स्ट केस है बैंक ऑफ इथियोपिया वर्सेस बैंक ऑफ इजिप्ट 1937 का है, और इसमें डी फैक्टो जो रिकॉग्निशन है उसके बारे में बताया गया था। तो ये केस का नाम और ये केस किससे रिलेटेड है ये याद रखना है, ये है डी फैक्टो रिकॉग्निशन से रिलेटेड। सेकंड केस आता है लूथर वर्सेस सागर 1921 का केस है। इसमें ये बताया गया था कि जो इंटरनल मैटर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, जो इंटरनल एक्ट हैं उनको लेकर के कोई भी डिफरेंस नहीं होता है डी ज्यूरे रिकॉग्निशन या फिर डी फैक्टो रिकॉग्निशन में। नेक्स्ट केस आता है इसमें अरंजाजू केस 1939 का केस है। इसमें यह बताया गया था कि जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है जो डी ज्यूरे रिकॉग्निशन है, इसमें जो डिफरेंस है वो लीगल की जगह रादर पॉलिटिकल है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल तरीके से देखा जाता है, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख सकती कंप्लीट तरीके से डी फैक्टो, लेकिन डी ज्यूरे रख सकती है। तो ये जो है ये इनका डिफरेंस पॉलिटिकल है रादर देन लीगल। और इसमें एक और चीज़ आई थी जो है इंसर्जेंसी को रिकॉग्नाइज़ करना, ये भी हम आगे देखेंगे कि इंसर्जेंसी होती क्या है। और इसमें लास्ट केस आता है सिविल एयर ट्रांसपोर्ट वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट। इसमें ये बताया गया था 1953 का केस है, रेट्रोएक्टिव नेचर ऑफ एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई भी कंट्री को एक बार रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया है तो उसके जो भी पुराने वाले एक्ट्स थे जो वो कंट्री करती आ रही थी वो सब भी वैलिड माने जाते हैं, तो उनको इस प्रोसेस को बोलते हैं रेट्रोएक्टिव नेचर। जो पुराने एक्ट्स थे उनको भी वैलिड मान लिया जाता है जिस दिन उसको कंट्री को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। तो ये चारों ही केसेस इंपॉर्टेंट हैं, केस के नाम, इनमें क्या मेन चीज़ हेल्ड हुई थी और इनके ईयर, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं ये, या तो क्रोनोलॉजी में पूछते हैं या फिर सिर्फ ये पूछ लेंगे मैच द फॉलोइंग में कि इस केस के अंदर पर्टिकुलरली क्या चीज़ आई थी। अब जो लास्ट टॉपिक आता है इस उसमें रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट के अंदर, वो है इसमें 3 डॉक्ट्राइन्स आती है। सबसे पहली है स्टारडा डॉक्ट्राइन। जो स्टारडा थे ये एक फॉरेन मिनिस्टर थे मैक्सिको के, और इन्होंने बोला था कि ये जो हम स्टेट को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, वो कोई भी अगर न्यू स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इंसल्टिंग प्रैक्टिस है और जो ये ऑफेंड करती है जो अदर नेशंस हैं जो नए नए बन रहे हैं उनकी सॉवरेनिटी को। तो इस प्रैक्टिस को हमें बंद करना चाहिए, ये बोला था स्टारडा जो थे फॉरेन मिनिस्टर थे, ये मैक्सिको के थे। तो ये डॉक्ट्राइन का नाम याद रखना है, ये डॉक्ट्राइन किससे बिलोंग करती है, ये रिकॉग्निशन से बिलोंग करती है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टारडा थे कौन, तो ये फॉरेन मिनिस्टर थे मैक्सिको के। फिर इसमें सेकंड डॉक्ट्राइन आती है स्टिम्सन डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन को डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन बोला जाता है। इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग ये था कि इसने एक ड्यूटी लगाई जो नेशंस थे कि अगर कोई भी ऐसा नेशन इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करके वो बनता है तो ऐसे हम नेशन को मानना, मतलब उसको हम नॉन रिकॉग्नाइज मान लेंगे, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो इस डॉक्ट्राइन का यही मतलब था, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल टेरिटरीज विच एक्वायर्ड इट बाय द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जिससे कि इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच ना हो, इसकी वजह से ये डॉक्ट्राइन आई थी और इस डॉक्ट्राइन को डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। अब 2 छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे इंसर्जेंसी और बेलिजरेंसी।
इंसर्जेंसी में क्या होता है, जब किसी भी स्टेट के अंदर एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है, पॉलिटिकल रिवोल्ट हो जाता है, तो उसे इंसर्जेंसी बोलते हैं। और जब यही पॉलिटिकल रिवोल्ट एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं, मतलब हॉस्टाइलिटीज़ हो रही हैं, वॉर हो रहे हैं, टीम्स बन गई हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, तो इस यही जब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ले लेता है तो इसे बेलिजरेंसी बोलते हैं। तो ये टर्म्स का मीनिंग याद रखना है। फिर इसमें एक थर्ड टर्म आती है जो कि रेट्रोएक्टिव और रिकॉग्निशन। इसमें यही था कि अगर कोई भी कंट्री को अब रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए, भले ही डी ज्यूरे हो या फिर डी फैक्टो हो, दोनों का ही रेट्रोएक्टिव इफेक्ट होता है। जितने भी एक्ट हैं उस न्यूली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट के, वो वैलिड माने जाते हैं पुरानी डेट से। मतलब अगर उसने रिकॉग्नाइज होने से पहले कोई भी अगर एक्ट किया होगा तो वो भी अब वैलिड माने जाएंगे। इसी इफेक्ट को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एक इसमें थर्ड डॉक्ट्राइन आती है टोबर डॉक्ट्राइन। ये भी स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए डॉक्ट्राइन है। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट आर द डॉक्ट्राइंस ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन, और ऑप्शंस दे देंगे, और ऑप्शंस में इन 3 डॉक्ट्राइंस का नाम भी मेंशन रहता है। तो ये तीनों ही स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करने की डॉक्ट्राइंस हैं, स्टारडा डॉक्ट्राइन, स्टिम्सन और टोबर डॉक्ट्राइन। तो टॉपिक नंबर 3 में रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट में यही सब इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो यूनिट 3 में जो